नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आजकल हर कोई कांग्रेस को नसीहत देता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने नसीहत दी ही थी कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा दौरे के आखिरी दिन नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए प्रधानमंत्री और पावरफुल बनेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर गोवा में गठबंधन पर फैसला न लेने का भी आरोप लगाया। पणजी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस फैसला नहीं ले रही है, इसका अंजाम देश भुगत रहा है। आपको बता दें कि हर कोई कांग्रेस को नसीहत दे रहा है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा था कि राहुल गांधी भ्रम में ना रहें, बीजेपी दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली, पीएम मोदी को हल्के में ना लें। अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद से हट भी जाते हैं तो भी दशकों तक बीजेपी बनी रहेगी। वहीं आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति को गंभीरता से कांग्रेस नहीं ले रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी और पावरफुल बनेंगे। आपको बता दें कि गोवा में गठबंधन को लेकर भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए कि गठबंधन पर कांग्रेस फैसला नहीं ले रही है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, आपसे ही मेरा सवाल ये है कि हर कोई आ रहा है, कांग्रेस को नसीहत देकर जा रहा है। प्रशांत किशोर ने अभी कुछ दिन पहले कहा ही था, अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही। क्या माना जाए? देखिए, प्रतिपक्षी पार्टी है ममता जी, और ममता जी के राजनीतिक के स्ट्रेटेजिक सलाहकार रहे हैं प्रशांत किशोर। तो दोनों की भाषा तकरीबन एक है। 4 दिन पहले स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, फिर उनके नेता कहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विरोधी प्रतिपक्षी पार्टी जब होती है तो ये बातें रहती है। जहां तक बात गोवा में इन्होंने प्रश्न किया है और गोवा पर ये पूरी आज जो उनका ये ममता जी का जो स्टेटमेंट आया है, तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो गोवा में जब चुनाव होता है तब तो जरूर चुनाव टूरिज्म करने आ जाते हैं। चुनाव खत्म होता है फिर बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। पिछले चुनाव के टाइम में भी वो आए थे और फिर इसमें इस बार भी आए हैं। तो जो नेचुरल है, जब आप चुनाव के समय आते हैं तो जनता भी सीरियस नहीं लेती है। अब वो सच्चाई तो यही है। अब उन्होंने किसके बारे में बात कही, कांग्रेस पार्टी के बारे में या टीएमसी के बारे में, उनको खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बाकी कांग्रेस पार्टी को नसीहत देने वाले जो भी नसीहत दे रहे हों, पहले उनको अपने इस नसीहत का ख्याल अपने पर ही आजमाना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और जहां जरूरत पड़ती है कांग्रेस से वो सिर्फ प्रश्न पूछती है। भाई, हर विपक्षी पार्टी का अपना एक दायित्व है राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक परिवेश में। और भारत की जो राजनीति जिस तरह से भाजपा ने दूषित किया है, लड़ना भाजपा से चाहिए। तो ये जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही अपना निशाना बना रही हैं, इससे स्पष्ट होता है कि वो भाजपा के विरुद्ध में है और भाजपा के साथ में है। ये जनता और दर्शक को तय करना है। और गोवा की जनता भली भांति जानती है गोवा में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति पिछले 3-4 वर्षों में उत्पन्न हुई है और जिस तरह भाजपा ने वहां पे लोभ, लालच और भय का वातावरण बना करके सत्ता। लेकिन वो तो कह रही हैं कि आप गोवा में गठबंधन पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आवाज थोड़ी आपकी कट गई है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि गोवा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही है। नहीं, आश्चर्य लगता है। किससे गठबंधन होना चाहिए वहां? क्या ममता बनर्जी जी का वहां क्या वजूद है? टीपीसी तो वहां अचानक चुनाव के टाइम आई है। हम किससे गठबंधन करें? क्या सीट हम अपना दे दें? जो सीट भाजपा को हराने के लिए जरूरी हो, हारने के लिए हम छोड़ सकते हैं क्या?
ये टाइम की बात है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मजबूत पार्टियां हैं वहां, और जो चाहती हैं चुनावी गठबंधन, उनसे चर्चा भी होगी। कांग्रेस को जो है अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनानी है। ममता बनर्जी के कहने से तो कांग्रेस रणनीति नहीं बनाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में अल्टरनेटिव तैयार करने की बात जब भी होती है, हम लोग प्रयास करते हैं कि ममता जी भी रहें, सभी लोग साथ रहें। और भाजपा को शिकस्त देनी है, कांग्रेस को तो शिकस्त देनी नहीं है ममता बनर्जी जी को। चलिए, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता यही है, क्योंकि इसके अंदर कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आप आज देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस नेपथ्य में जारी है, ले देकर के 3 स्टेट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एंटी इनकम्बेंसी के दम पे इन्होंने जीते थे। उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से इनके जो निर्णय है, उन निर्णय से इन्होंने पंजाब, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अभी 3 महीने पहले तक ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस पंजाब में रिपीट कर रही है, लेकिन जिस तरीके का इन्होंने कांग्रेस में यहाँ का केंद्रीय नेतृत्व ने जिस हिसाब से पंजाब को डील किया है, अमरिंदर सिंह जी को हटा देना, सिद्धू जी को सर पे बिठा लेना, उसके बाद में उन्हीं सिद्धू जी के द्वारा इनके साथ जिस तरीके से जाति करना कांग्रेस के साथ, आज ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब में भी इन्होंने वहां का तो संभावित जो सरकार थी वो अपोजिशन को गिफ्ट में दे दी। रही बात ये तो आप ममता बनर्जी ने कही या पीके ने कही, प्रशांत किशोर ने कही, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सर्वविदित है। ये कोई भी जो राजनीतिक, जो गंभीर राजनीतिक विचारक जो है, वो इस बात को मानता है कि जो आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर एक राजनीतिक डिस्कोर्स था, वो डिस्कोर्स क्या था कि पूरे 70 सालों के अंदर कांग्रेस अगेंस्ट ऑल की राजनीति चलती आई है। 77 के अंदर आपने देखा होगा कि सारे दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी कांग्रेस अगेंस्ट ऑल, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इन्होंने कांग्रेस को धराशायी किया। लेकिन 2 साल बाद में उनके अंदर आपस की फूट इतनी जबरदस्त थी कि 2 साल बाद में कांग्रेस दोबारा से बड़े बहुमत से जीत के आई है। वो ही रिपीट आपने 89 के अंदर वीपी सिंह के नेतृत्व के अंदर देखा होगा। उस टाइम पे वामपंथी, दक्षिणपंथी सारे के सारे एकत्रित होकर के कांग्रेस को हराने के लिए एकत्रित हुए, और उसका कोई भविष्य नहीं था। 91 के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस ने फिर इस देश के ऊपर 5 साल राज किया। आज वो राजनीतिक डिस्कोर्स बिल्कुल उल्टा हो गया है। आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, इस नेतृत्व के अंदर ये राजनीतिक डिस्कोर्स बिल्कुल अपोजिट हो गया है। आज जो कांग्रेस अगेंस्ट ऑल हुआ करता था, आज बीजेपी को हराने के लिए सारे के सारे एकत्रित होते हैं। कोई भी राजनीतिक विचारक इस चीज को मानता है कि अगर कहीं पे कोई बीजेपी जीतनेगी भी, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी भी, अगर मैं आप मेरे को 30 सेकंड का समय दें तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर 2024 में एंटी इनकम्बेंसी होती है, भारतीय जनता पार्टी बिखरती भी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से मान लीजिए फिसलती भी है, तो आप देखिए कि केंद्र सरकार का क्या प्रारूप होगा। 125 सीटें कांग्रेस की होंगी, 30 सीटें ममता बनर्जी की होंगी, 32 सीटें जयललिता की पार्टी की होंगी, 28 सीटें बसपा की होंगी, 27 सीटें सपा की होंगी, बीजेपी की होंगी, इधर इनेलो की होंगी। यानी कि कहने का मतलब 35 दलों की सरकार में 35 दलों के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में सरकार बनाएंगे। आप सोचिए कि जो भारत के अंदर जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जिसके तहत 2 एमपी हो, वो भी उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपने देखी हुई है। आपने पहले अतीत में भी देखा, अभी भी आप देखते हैं कि कर्नाटक के अंदर क्या हुआ है, जहां जहां गठबंधन सरकारें हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने किस तरीके से अंगड़ाई ली है। तो सीधी सी बात आपको बताऊं, अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन होता भी है तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल के अंदर ये देश फिर प्रधानमंत्री देखेगा, और ले दे करके 2 साल 3 साल का भारतीय जनता पार्टी को अलग रखने के बाद में 2 साल 3 साल बाद में जनता यही कहेगी नहीं भैया
जैसे पहले कहती थी स्थायित्व कांग्रेस ही दे सकती है, वैसे अब जनता ये कहेगी स्थायित्व बीजेपी दे सकती है। और इसके लेकिन यहाँ पर निरंजन पोद्दार, एक समझने वाली बात यह भी है कि जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो राज्य में अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हमेशा कांग्रेस को लेकर तो नसीहत दे जाते हैं, लेकिन कभी आगे बढ़कर खुद किसी भी काम को अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं होते। चाहे ममता बनर्जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी ही वो दल हैं, ममता बनर्जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने एक शिकस्त दी है, तगड़ी शिकस्त बीजेपी को दी। उसके बाद भी वो कह रही है कांग्रेस को कि तुम आगे चलो। तो हमेशा जो ये क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस को आगे रखने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस को भी बड़ा दिन करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि इनका केंद्रीय नेतृत्व है। मैं तो कई चैनल्स पे, कई डिबेट के अंदर ये बोल चुका हूं कि इनका वार रूम भी कमजोर है और इनका वॉरियर भी कमजोर है। इनको इस दिशा को देखते हुए आपने ममता बनर्जी की बात क्यों ले, अगर हम दिल्ली के अंदर देखें तो सेंटर है, दिल्ली आज पूरे देश का केंद्र है। और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने घर घर पर्चे बांटे, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बड़ी शिकस्त दी, जितनी बड़ी बंगाल में, मैं तो दिल्ली की शिकस्त तो उससे, दिल्ली की शिकस्त को उससे ज्यादा बड़ी मानता हूं कि यहाँ पे हिंदी भाषी वोटर है पूरे देश का। यहाँ के ऊपर जो दिल्ली के अंदर आज की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर पूरी देश का आपको नजारा नजर आ जाएगा। यहाँ गुजराती भी है, बंगाली भी है, हरियाणवी भी है, उत्तर भारतीय भी है, दक्षिण भारतीय भी है। उसके बावजूद अगर बंगाल को हम देखें तो लोग कहेंगे कि भाई वहां पे बंगाल प्राइड चुनाव बना दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन दिल्ली में तो वो किसी भाषा, समुदाय या क्षेत्र प्राइड भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी की पिच के ऊपर बैटिंग करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर किया। तो आज कांग्रेस को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी और इनको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निरंजन पोद्दार और अजय उपाध्याय, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी गोवा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वेलसाव में मछुआरों से भी मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा के वेलसाव में मछुआरा समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। जो हमने किया है, आप पंजाब, कर्नाटक में भी जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ भी जाता है वो गारंटी है, वादा नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आप अधिक दाम में खरीद रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ईंधन पर टैक्स लगा रहा है। ध्यान से देखें तो 4-5 व्यवसायियों को ही इससे लाभ हो रहा है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे। अमित शाह ने यहां घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत करते हुए चुनावी तीर भी चलाए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई, इसे याद कीजिएगा। योजना की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि देवभूमि की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। न जाने कितने युवा राज्य की मांग करते हुए शहीद हो गए थे। बीजेपी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ इस मांग को बुलंद कर रही थी। तब उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई, इसे भी याद कीजिएगा। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। बसपा के बागी 6 विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया। इनके अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। खुद अखिलेश यादव ने लखनऊ में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश यादव ने तंज कसा, सरकार में बैठे माननीय से निवेदन है कि दिवाली का त्योहार आ गया है, अपने घर की सफाई अच्छे से करवा दें जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब कुछ हटवा लें ताकि आने वाली सरकार को वहां कुछ ना मिले। बीजेपी के राकेश राठौर के पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री को अपना नारा बदलना पड़े। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह हो सकता है कि वो कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। बहुत लोग आना चाहते हैं अपने अपने गोल के साथ। जन आक्रोश इतना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लंबे वक्त से बीएसपी के बागी विधायकों की सपा में जाने की चर्चा थी। सपा ज्वाइन करने वाले बसपा विधायकों में असलम रायनी, असलम अली चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल शामिल हैं। कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें। सफाई को अच्छे से करवा दें जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। त्रिपुरा ने प्रवेश के लिए अब आपको अनिवार्य रूप से नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद बाहरी राज्यों से आने वाले हर यात्री की जांच की जाएगी और RT-PCR रिपोर्ट देखने के बाद ही उसे प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यह आदेश उन राज्यों के लिए लागू किया गया है जिनके 1 से ज्यादा जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य में 30 अक्टूबर के बाद पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है तो वहां से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण की स्थिति चाहे कुछ भी हो, यात्री को रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन किए तो वहीं कनक भवन में जाकर मत्था टेका। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के हर वादे को विफल बताया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में शराब तस्कर, कोयला माफिया और रेत माफियाओं का बोलबाला है। वो बोले कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी सरकार फिर से वापसी करेगी। राजौरी पुंछ सीमावर्ती जिलों में बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिश बढ़ सकती है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस साजिश के संदेश इंटरसेप्ट किए गए हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक LOC के पार की हलचल को लेकर सटीक इनपुट मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की ISI ने एक तरफ कश्मीर घाटी टारगेट किलिंग की साजिश रची है तो दूसरी तरफ राजौरी पुंछ में LOC से आतंकियों को इस तरफ धकेलने की फिराक में है। बर्फबारी होने के बाद घुसपैठ के रूट लगभग बंद हो जाते हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि POK में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बद्र के बीच कई बैठकें हो रही हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को राजौरी पुंछ में बर्फबारी शुरू होने से पहले धकेलने की साजिश रच रहे हैं। एजेंसियों द्वारा इंटरसेप्ट किए गए संदेशों के मुताबिक ये भी पता चला है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इन संगठनों को तमाम तरह का सामान पहुंचा रही है। संदेशों में पता चला है कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के बाद से सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच आतंकियों के लिए घुसपैठ करना और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए हैं, लेकिन रास्ता खोलने से नाराज किसान रोड पर ही बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि
किसान बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। दरअसल टिकरी बॉर्डर पर प्रशासन ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया। किसानों का कहना था कि पुलिस ने 10 फीट का इमरजेंसी रास्ता खोलने की बात करके 40 फीट का रास्ता खोल दिया है। एक तरफ किसानों का कहना है कि उन्होंने कभी रास्ते रोके ही नहीं थे, लेकिन जब पुलिस अपने बैरिकेड्स हटा रही है तो वहां नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के इस कदम के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। पिछले 11 महीनों से राजधानी दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर लोग जो परेशानी झेल रहे थे, उसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी नाराजगी जताई है। दादरा नागर हवेली सहित लोकसभा की 3 और 13 राज्य की 29 विधानसभा पर उपचुनाव के लिए शनिवार सुबह मतदान शुरू हो गया। बता दें कि पहले घंटे में ही कई विधानसभा सीटों पर 8 से 10% तक मतदान हो चुका है। वहीं वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदाता ईवीएम में उम्मीदवारों का भविष्य लॉक करेंगे। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ ही कोविड बचाव उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। कर्नाटक की हनागल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में लोगों ने मतदान किया। कर्नाटक में हनागल और सिंदगी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सिराज लोकसभा सीट पर करीब 10% मतदान सुबह 2 घंटे में हो चुका था। वहीं जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। बता दें कि लोकसभा की 3 सीटों पर सदस्यों के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं कुछ विधानसभा सीटों पर विधायक के निधन के कारण, जबकि कई सीटों पर विजयी उम्मीदवार के दल बदलने के लिए इस्तीफा देने के कारण सीट खाली हुई। रूस ने 59 साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम विस्फोट का वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों में जब भी चर्चा होती है तो उसमें परमाणु बमों का नाम सबसे ऊपर होता है। इस हथियार की ताकत दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु हमलों के साथ देखी। मगर एक अनुमान के मुताबिक रूस ने जो परमाणु परीक्षण किया है वो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।